आदरणीय प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भोपाल को आमंत्रित करता हूं कि कृपया अपने व्याख्यान से हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय भारद्वाज सर। परम आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक प्रोफेसर S.K. द्विवेदी जी, महाविद्यालय समिति के अध्यक्ष और महाविद्यालय के प्राचार्य राकेश चंद्रा जी, संयोजक हमारे छोटे भाई शुक्ल जी, जिन्हें हम रमन जी के नाम से जानते हैं, BSNB कॉलेज लखनऊ के द्वारा ये जो आयोजन किया गया है, यह निश्चित तौर पर आज के समय के परिदृश्य की मांग है। भारतीय राजनीति के वर्तमान संदर्भ को समझे बिना आज के संदर्भ में न तो हम व्यक्ति को समझ सकते हैं, न समाज को, न राज्य की नीतियों को और न राज्य के द्वारा किए गए कार्यों को, क्योंकि इतना राजनीतिमय हो गया है जीवन, न केवल भारतीय संदर्भों में बल्कि संपूर्ण विश्व के साथ, कि हमारा सामाजिक मनोविज्ञान, हमारा व्यक्तिगत और पारिवारिक मनोविज्ञान और राजनीति का मनोविज्ञान, ये सब मिलकर हमारे जीवन की दिशा को तय करता है। बहुत व्यापक तरीके से समुचित व्याख्या के साथ अभी हमने द्विवेदी जी को सुना। उन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक, मैं समझता हूँ लगभग सभी वर्तमान आयामों को स्पर्श किया और भविष्य की दिशा हम अकादमिक व्यक्तियों के लिए तय की। मैं अकादमिक व्यक्तियों को इन्वर्टेड कोमा में इसलिए कहूँगा कि राजनीति पर सोचने का, विचार करने का, चिंतन करने का, आपस में परिचर्चा करने का केंद्र अब विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और राजनीति के पुरोधाओं के पास ही रह गया है। संसद में और पार्लियामेंट में तो इस प्रकार की चर्चाएं और बहस कभी हुआ करती थी 50, 60, 70 के दशक में, वो अब नहीं है। लेकिन फिर भी संदर्भवश हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में आता है, प्रभुत्व संपन्न है, संघात्मक गणराज्य है और जितनी सांस्कृतिक विरासत और विविधताएं, लोकाचार, रीति रिवाज, मूल्य और मान्यताएं, जितनी जातियां, जितने धर्म, रंग, रूप, भाषा की विविधताएं भारत में हैं, दुनिया की सारी विविधताओं को मिला लें तो भी वो कम पड़ेंगी। इस दृष्टि से जो अनेकता है उसमें एकता का बोध तत्व जागृत करना, यह हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतन और मनीषियों का बड़ा ही प्रिय और रोचक विषय रहा है। हमने अभी सुना भी।
एकता में अनेकता भी है और अनेकता में एकता भी है। अनेक धर्म हैं, अनेक पंथ हैं। धर्म और पंथ भारतीय भूमि पर जब से इस भूखंड में जनजीवन आरंभ हुआ है तभी से हुए हैं, लेकिन अब हम प्रयास कर रहे हैं कि वो धर्म और पंथ खत्म हो जाए। हमारा मानस, हमारा चित्त पंथ और धर्म विहीन हो जाए और हम संविधान के अनुरूप काम करें। संविधान में पंथ निरपेक्ष की बात कही थी, धर्म निरपेक्ष की नहीं। लेकिन अब वो कई विविध विकृत स्वरूपों में हमारे सामने आई है। संसदीय प्रणाली है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, सब कुछ जितना आदर्शमय हो सकता है। Rather in different terms we say the utopian thoughts जितने भी हो सकते हैं हमारे संविधान में है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया के सबसे बड़े देश में, भूखंड में हम लोग रहते हैं। हमारी निष्ठाएं, हमारे कर्तव्य संविधान से बंधे हुए हैं, हम भी बंधे हुए हैं। लेकिन जब हम इसके आचरण और क्रियान्वयन पर देखते हैं तो प्रायः जो लोग सोचते हैं उनको निराशा होती है, या जो मैदानी राजनीति के खिलाड़ी नहीं हैं वो दुखी होते हैं, विचलित होते हैं कि देखो ये नेता लोग क्या कर रहे हैं, ये नेतृत्व ने क्या किया, ऐसा नहीं करना था, ऐसा करना था। लेकिन हमारी आवाज़ बहुत छोटी है, हाथ बहुत छोटे हैं, सीमाएं बहुत सीमित हैं। और इसके कारण इस दृष्टि से हमारे परिवेश में कुछ ऐसी संगतियां और विसंगतियां पैदा हुई हैं। संगतियां मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो नकारात्मक तत्व हैं उनमें भी पोलराइजेशन है, और जो सकारात्मक तत्व हैं वो स्वतंत्र हैं, कभी मिलते हैं, कभी आलोचना करते हैं, कभी नहीं करते हैं। सबसे बड़ी दुखद बात तो यह है कि स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में, हमारे लोकतंत्र के इतिहास में हमारी संवेदनशीलता खत्म हो गई। हम पारदर्शी नहीं रहे। चरित्र से हम दोहरे, तिहरे और चौथे चरित्र पर पहुंच गए हैं। निष्ठा और ईमानदारी की तो बात करना बहुत बड़ी बात है। प्रजातांत्रिक संस्थाओं में जो प्रत्येक प्रजातांत्रिक संस्था के मानक मानदंड हुआ करते थे उनको हम तिलांजलि दे रहे हैं। व्यक्ति का राजनीतिकरण हो गया है, संस्थाओं का राजनीतिकरण हो गया है, संस्थाओं का व्यक्तित्व का क्षरण हो रहा है। अनेक प्रकार की विकृतियां आई हैं और उनमें सबसे बड़ी विकृति है हमारे अंदर सामाजिक समरसता नहीं है। जो हम पहले एक दूसरे को देख करके खिलखिला के हंसते थे और गले से मिलते थे, आलिंगन करते थे, वे दृश्य और परिदृश्य ओझिल हो गए हैं। हमारी निष्ठाएं बदल गई हैं।
व्यापकता के स्थान पर हमारे मन में संकीर्णता का भाव आ गया है। हम आत्म केंद्रित हो गए हैं, घोर स्वार्थी हो गए। मनुष्य मूलतः स्वार्थी है, मैं मानता हूं, लेकिन संकीर्णताओं के कारण हमने स्वतंत्रता के बाद जो तुष्टीकरण का मार्ग अपनाया, प्रजातंत्र को उसको जामा पहनाया और उसके माध्यम से कुछ एक वर्ग विशेष को अपने साथ में जोड़ने का जो प्रयास किया, उसने हमारे जीवन को छिन्न भिन्न किया। हम गुलामी से तो मुक्त हुए, लेकिन हम संकीर्णताओं में जकड़ गए और दिन प्रतिदिन ये संकीर्णताएं बढ़ती गई। और अब तो जैसा द्विवेदी जी ने कहा कि क्षेत्रीय राष्ट्रीयताएं उभरने लगी, पृथकतावादी संकीर्णतावादी तत्व जन्म न लेकर के सशरीर अवतरित होने लगे। जन्म लेने के बाद तो बड़े होने में समय लगता है, लेकिन यह जो वृत्ति है, इसने हमारी राजनीतिक सिस्टम को, जिसे हम प्रजातंत्र कहते हैं, तथाकथित प्रजातंत्र कहते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि प्रजातंत्र का खेल 51 और 49 का नहीं है, 51 और 49 का नहीं है, लेकिन अब तो वही खेल आ गया है। एक एक वोट की कीमत निष्ठाओं से और चरित्र से नहीं आंकी जाती। अपितु कहने में संकोच होता है, और मैं कहूँगा भी नहीं, क्योंकि हम सब सुधीर हैं। हम जानते हैं कि मतों का मूल्यांकन कौन कहाँ कैसे करता है। इस दृष्टि से हम यदि देखें तो ट्रांसफर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज इज ए ग्रेट चैलेंज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और उसका सबसे बड़ा कारण है, हम आप या हमारे राजनेता नहीं हैं, अपितु भारत के पड़ोस में जो गैर प्रजातांत्रिक वातावरण है, वह इसके लिए दोषी है। आप कहेंगे अपना दोस्त दूसरों पर मढ़ने की हमारी आदत है, नहीं, यथार्थ है। दक्षिण एशिया में, और विशेष तौर पर दक्षिण एशिया में और एशिया में हम यदि देखें तो कौन प्रजातांत्रिक देश है जो वैल्यूज के साथ खड़ा हुआ है? कहीं तानाशाही है, कहीं अधिनायक तंत्र है, कहीं राजतंत्र है, कहीं धर्म के आधार पर संविधान है। और ऐसे में हमें धर्मनिरपेक्ष बनकर के अपनी पहचान बनानी है। हमारे इतने वर्ग विभेद हैं, इतनी जातियां हैं, इतने संप्रदाय हैं, उनमें किसी को छींक भी आती है तो पड़ोस के कोई ना कोई देश उसको पोलराइज करने में लग जाता है, संतुष्ट करने में लग जाता है। यह जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्स का ट्रांसफर इंडिया में हो रहा है, मैं केवल सांकेतिक बात कर रहा हूं, करने को तो बहुत स्पष्ट बोल सकता हूं कभी कभी, लेकिन ये मंच नहीं है। यह निश्चित तौर पर हमारे प्रजातंत्र को खत्म कर रहा है। इंस्टीट्यूशन नॉन डेमोक्रेटिक है। पंचायत से लेकर के ऊपर तक जो संस्थाओं की गरिमा है,
संस्थाओं का जो स्वरूप है, जिस उद्देश्य को, जिस महत्व को लेकर के संस्थाएं बनी थी, वे कहाँ हैं? इसके कारण, इन परिस्थितियों के कारण कुछ प्रवृत्तियां भारतीय राजनीति में उभरी हैं। वर्तमान संदर्भों में भारतीय राजनीति का स्वरूप ठीक उसी तरीके से हुआ है जैसे आज से कुछ वर्षों पहले जब चेचक हुआ करती थी तो किसी के चेहरे पर हो जाया करता था। आत्मा शुद्ध है, चेहरा विकृत है। हमें जितनी शुद्ध आत्मा हमारी है, जितने शुद्ध और पवित्र भाव से हमने संविधान में अंकित किए हैं सिद्धांत, वो यथार्थ में भी हों, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी संविधान बनाने वालों की नहीं बनती। ये जिम्मेदारी अकेले सरकार चलाने वालों की नहीं बनती। ये जिम्मेदारी अकेली संस्थाओं की नहीं बनती। ये जिम्मेदारी बनती है हम सबकी। अकादमिक संस्थाएं विकृत हैं क्योंकि वहाँ भी वही नॉन एकेडमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बाय फोर्स बाय वर्च्यू। जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, सो कॉल्ड पढ़ने लिखने वाले जो लोग हैं, वह दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। और इस दृष्टि से मैंने बहुत सांकेतिक रूप से कुछ विषय सोचे हैं, सोचता रहता हूँ। यद्यपि आपको बता दूं, भारतीय राजनीति में मैं बिल्कुल पारंगत नहीं हूँ। द्विवेदी जी के सामने तो बोल रहा हूँ मैं पहली बार, मुझे बहुत संकोच हो रहा है क्योंकि मैं प्रायः विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर थोड़ा अध्ययन अध्यापन करता हूँ, लेकिन सामाजिक नागरिक होने के नाते, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ बिंदुओं पर खुले दिल से विचार करना चाहिए। हमें अपनी कक्षाओं में पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों को तैयार करना चाहिए और एक इन विषयों के प्रति एक जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है, एक प्राध्यापक की जिम्मेदारी है। हर प्राध्यापक चाणक्य बन सकता है। हम किसी को कुछ भी बना सकते हैं। हम में वो क्षमता है, हमें अपनी क्षमता को पहचानना पड़ेगा। कुछ विषय जो मैंने लिए थे, जो प्रवृत्तियां जो उभर के सामने आई हैं, जिन्होंने हमको बहुत ही कुंद और बोना बना दिया है, उसमें सबसे बड़ी प्रवृत्ति है हमारे नेतृत्व में नैतिकता का पतन है। अभी द्विवेदी जी ने इथॉस, मॉरलिटी, एथिक्स एंड वैल्यूज की बात की थी। चाहे सोक्रात ले लो, चाहे प्लेटो ले लो, चाहे थॉमस एक्विनास ले लो, लेकिन जब हम सिसरो पर आते हैं तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जब होता है तो इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे गुण भी हैं और दुर्गुण भी हैं। नैतिकता की कमी है, सामुदायिकता की भावना का क्षरण है। पहले हमारे पड़ोस में यदि किसी के घर में कोई घटना, दुर्घटना होती थी, पूरा गांव का गांव इकट्ठा हो जाता था, क्योंकि हम अकेले जिंदा नहीं रहते थे, हम समुदाय के साथ जिंदा रहते थे। अब तो हम इतने निर्दयी हो गए हैं कि हमारे सामने, हमारे पड़ोस में हत्या होती रहती है और हम किवाड़ बंद करके खिड़कियों के पर्दे से झांकते रहते हैं। यह जो कमजोरी हमारे अंदर नैतिकता की आई है,
यह राजनीति के लिए, प्रजातंत्र के गुण नहीं है। उपभोक्तावादी नेतृत्व के लिए हमने बहुत सारे मानदंड खड़े कर दिए हैं। भारतीय जनसंघ से पहले जो संत, मैं नाम भूल रहा हूँ, रामचंद्र दास जी थे, कौन थे, इंदिरा गांधी ने एक पार्टी रखी थी 5 सितारा होटल में, वो गए, सब लोग अपना भोजन करने लगे, उन्होंने अपने टिफिन निकाला और रोटी और सब्जी जमीन पे बैठ के खाया। हमें लगेगा कि ये क्या है, लेकिन उस चरित्र के लोग थे। गांधी को लो, विनोबा को लो, लोहिया को लो, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज भी उनका नाम लेते लेते हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या हम उन्हें अपना राजनीतिक आदर्श नहीं बना सकते? हमारे राजनीतिक आदर्श बने हुए हैं मूल्य निरपेक्ष, नीति से वादी नेतृत्व की प्रवृत्ति। जैसे नीति से किसी दूसरे के दुख में अपने आप को खुशी महसूस करता था, और उससे प्रेरणा लेकर के जर्मनी ने अपने यातना शिविर बनाए थे। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे राजनीतिक दलों में ये चरित्र डेवलप हो रहा है। हम भी मनुष्य हैं, तुम भी मनुष्य हो, हम भी देश के लिए काम करते हैं, तुम भी देश के लिए काम करते हो। तुम्हारा झंडा हरा है, हमारा लाल है, किसी का सफेद है, किसी का तिरंगा है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी दूसरे को कष्ट दिया जाए। प्रजातंत्र में दूसरे को सताने का गुण नहीं है। वो सब इसलिए हुआ है कि मनुष्य का राजनीतिकरण हो गया है, और राजनीति का कानूनीकरण हो रहा है। रमन जी, राजनीति का कानूनीकरण हो रहा है। विश्वासघात और मनोवैज्ञानिक भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। जो राजनेता जितना ज्यादा विश्वासघात कर सकता है, और जो राजनेता जितना अधिक साइकोलॉजिकली ब्लैकमेल कर सकता है पब्लिक मीटिंग में, उसको उतने ज्यादा वोट मिलते हैं, वो जीतता है। अपराधियों को हमने संरक्षण दिया, और धीरे धीरे अभी द्विवेदी जी कह रहे थे कि 80% अपराधी पार्लियामेंट में और असेंबली में बैठे हुए हैं। अपराधियों से छुटकारा मिला तो हम पहुंच गए पूंजीपतियों के पास। पैसा देकर के टिकट लेना और पैसा देकर के चुनाव जीतना, पार्लियामेंट में बैठना। अब हम जैसे सीधे साधे सच्चे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। टिकट मिलने के मानदंड बदल गए हैं। समाज कार्य सेवा भाव से टिकट नहीं मिलता। जनता आपको पसंद करती है, इससे टिकट नहीं मिलता। आप जनता पर कितना पैसा उड़ा सकते हैं, इससे टिकट मिलता है। माफिया अपराधी तत्व राजनीतिक संरक्षण पा रहे हैं, और वो चुनाव जीत के आ रहे हैं। संख्या बताने की जरूरत नहीं है, संकेत है। चाटुकारिता और चुगलखोरी की संस्कृति विकसित हो रही है। हम बेहद चाटुकार हैं। एक प्रोफेसर पढ़ेगा, लिखेगा, विद्यार्थियों को तैयार कराएगा, या राजनीतिक दफ्तरों में जाकर के चाटुकारिता करेगा, कानाफूसी करेगा, चुगलखोरी करेगा। इसलिए इस कारण से जो हमारी सामाजिक धार्मिक एक रूपता है, वो धीरे धीरे छिन्न भिन्न होती चली जा रही है। राजनीति में पाखंड की प्रवृत्ति बहुत बढ़ती चली जा रही है। हम पाखंडी हो गए।
दोहरे चरित्र के हो गए, और फिर अहंकार की प्रवृत्ति भी है। जो राजनेता जितना अहंकारी होगा उसके चेले चपाटे उतने ज्यादा होंगे। और सबसे दुखद बात तो ये है कि राजनीति जो सेवा का भाव था वो उसे हमने धंधा बना लिया। राजनीति हमारी फैक्ट्री हो गई। एक प्रोफेसर पूरी जिंदगी 40 वर्षों की नौकरी करता है तो रिटायरमेंट के बाद 40-50 लाख रुपया मिलता है, लेकिन वो क्या करते हैं जो एक दिन में 1-1 करोड़ रुपया खर्च करते हैं अपने रख रखाव पर, कौन सी नौकरी करते हैं? यदि कहा जाए, अन्यथा मत लीजिएगा, तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर की परीक्षा भी पास नहीं कर सकते जो देश के संविधान का संचालन करने की बात करते हैं। हम इतने अनुत्तरदायी हो गए हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारी। अपनी बात उस पर, उसकी बात उस पर, उसकी बात उस पर घुमाते रहना, समय निकालते रहना। और एक और बड़ी मजेदार बात भारतीय राजनीति में नए संदर्भों में देखने को मिलती है कि संगठन विहीन नेतृत्व है। नेतृत्व तो है लेकिन उसके पास कोई संगठन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और नेतृत्व विहीन संगठन है। आप संकेत समझ सकते हैं। संगठन बहुत बड़ा है लेकिन नेतृत्व नहीं है, वो अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा है। वर्तमान में ऐसे राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, संगठन बहुत मजबूत है, 100 वर्ष पुराना संगठन है, हर जगह उसका नाम है, लेकिन नेतृत्व नहीं है तो वो काम नहीं कर पा रहा है। और बहुत सारे नेता जिनके पास में कोई संगठन नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन वो नेतृत्व दे रहे हैं। तो ये जो विषय हैं, इन विषयों के बारे में हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात है कि अनौपचारिक में अचानक औपचारिक हो जाते हैं और औपचारिक जीवन जी रहे हैं तो एकदम अनौपचारिक हो जाते हैं। तो फॉर्मल इनफॉर्मल का अंतर ही समझ में नहीं आता। कब हमारे आचरण सिद्धांत बन जाते हैं और कब हम सिद्धांतों को धूमिल कर देते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमने सामाजिक नेतृत्व को कोई महत्व नहीं दिया। हमने केवल राजनीतिक नेतृत्व को और अब पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक नेतृत्व को हमने महत्व दिया है। अधिनायकवाद की प्रवृत्ति हमारी बढ़ रही है। मानवीय मूल्यों के प्रति उपेक्षा और क्रूरता की प्रवृत्ति प्रत्येक राजनेता में है। आंदोलन प्रजातंत्र की जान है, आत्मा है। विरोध प्रजातंत्र की आत्मा है। लेकिन आंदोलन और विरोध जब हिंसक हो जाएं तो वो गैर प्रजातांत्रिक है, वो आत्मा नहीं है, वो दुरात्मा है। वो सकारात्मक भाव नहीं है, वो नकारात्मक भाव है। क्योंकि प्रायोजिक आतंकवाद को प्रोत्साहन देने की प्रवृत्ति भी हमारे राजनेताओं में है, भारतवर्ष के अंदर है। अर्थ से सत्ता प्राप्त करने की प्रवृत्ति, गलत को गलत कहने का साहस नहीं है, सही को सही कहने का साहस नहीं है। कब सही में गलत का घालमेल कर देते हैं और कब गलत में सही का घालमेल कर देते हैं, निश्चित तौर पर यह हमारे स्वभाव, हमारे स्वरूप को
विकृत कर रहा है। अब प्रश्न उठता है, क्या ये सब ऐसा ही होता रहेगा? मैं ये निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं कर रहा। परिस्थिति बदलेगी, परिस्थिति बदलेगी, आप मान के चलिए। क्योंकि यद्यपि माहौल साजगार नहीं, सख्त है जमी, फिर भी निकालनी तो है कोपलें किसी भी तरह। यद्यपि माहौल साजगार नहीं, सख्त है जमी, फिर भी निकालनी तो है कोपलें। उसको फोड़ करके जब कोपलें निकलेंगी तो आप देखना एकदम परिवर्तन आ जाएगा। और इसके लिए शिक्षकों को केवल एक काम करना है, उठो, उठकर तोड़ दो इस बीच की दीवार को। ये जो संकोच शिक्षकों में है, ये जो मर्यादाएं शिक्षकों में है, मैं उनको छोड़ने की बात नहीं कर रहा। उठो, उठकर तोड़ दो उठो, उठकर तोड़ दो इस बीच की दीवार को। कौन सी दीवार? संकीर्णताओं की दीवार। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि डोमेस्टिक वॉल, घरेलू झगड़ों की दीवार, परस्पर संकीर्णताओं की दीवार, इसको तोड़ दो। उठो, उठकर तोड़ दो इस बीच की दीवार को। देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा और एक नए वातावरण का निर्माण होगा। कोई राजनेता सुधार काम के लिए नहीं आएगा, ये आप मान के चलिए। कोई व्यापारी उद्योगपति सुधार काम के लिए नहीं आएगा, ये आप मान के चलिए। सुधार की और परिवर्तन की धारा महाविद्यालयों से निकलेगी, विश्वविद्यालयों से निकलेगी, छात्र और युवा शक्ति के सीने से निकलेगी, उनकी कर्मठता से निकलेगी। वैसे भी हमारे आज के युवा बहुत प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, रोजी रोटी नहीं है। कितना भी पढ़ लो उसके बाद कोई किरण नहीं है। ये किरण हमें दिखानी है। हमें एक नया जज्बा पैदा करना है। हमें ऐसे पाठ्यक्रम बनाने हैं जिन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का संचार हो, उनमें निराशा का भाव ना आए। मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने आप में ये सोचता रहता हूँ, आज मुझे आपके महाविद्यालय ने ये अवसर दिया है, मैं इसके लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और विशेष तौर पर एस.के. द्विवेदी जी के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं उनका अनुज हूँ, स्वीकार करता हूँ। उनका आशीष, उनका स्नेह, उनका प्रेम और मार्गदर्शन सतत हम पर इसी प्रकार से बना रहे और हम उनकी छत्र छाया में और कुछ नए नए आयाम गढ़ सकें। आप सबका बहुत बहुत एक बार हृदय से आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मा शुद्ध है, चेहरा विकृत है। इस सूत्र वाक्य से हम शिक्षकों, विद्यार्थियों को, इस देश को, इस राज्य को, इस व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से आपका वक्तव्य, व्याख्यान हम लोगों का मार्गदर्शन करेगा। हम लोग इससे बहुत लाभान्वित हुए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कृतज्ञ हूँ कि सर आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और अपना व्याख्यान देने के लिए